चलो चलो बच्चों, हरे कृष्णा। कल हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बारे में। तो आज वापस इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे आते हैं। बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, और मैंने उससे पहले आपको जाते जाते कहा था क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग रिपीट करके आओगे। सब करके आ गया? सबने किया? ऑनलाइन वालों ने, बच्चों ने भी किया ही होगा। ये बताओ, बहुत ज़्यादा समय लगा क्या? हो गया जल्दी? तो बेटा आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो भाई जाहिर सी बात है हो जाएगा, यानी ऐसा कोई इशू है नहीं। अब इतना लिखना है, ज़्यादा लिखना है, कम लिखना है, तो वो तो मेरा कंसर्न है नहीं। बेटा आप जितना सॉल्यूशन होगा यस डन होके, तो उतना तो आपको लिखना पड़ेगा। तो मेरा काम है आपको वहां तक की बात समझ में आ जाए। अब स्पीड क्रिएट करना वो आप लोगों का पर्सनल काम है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ नंबर आपकी पर्सनल कैपेसिटी में आएंगे। जो जितना ज़्यादा रिटर्न में काम करेगा उतना ज़्यादा। आप कहीं गलत कमी कर रख लो तो कि भाई हाँ ये तो इजी है, ये इजी है, ये बेटा कुछ भी इजी है नहीं। जब ये कंसोलिडेट होगा ना तो आपको पता चल जाएगा 4 महीने बाद कितना आसान है। इसीलिए डेली का एक क्वेश्चन रिटर्न में करते चलो। आज जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ये पूरा होगा तो होमवर्क क्या है आज? ये बेटा दोबारा घर पे जाकर एक बार ट्राई करके आओगे। सारे बच्चे प्रॉपरली रिटर्न में करोगे, जैसे एग्जाम में करना है उस तरीके से, ये नहीं रफ में कर दिया। पूरे वर्किंग नोट बनाओगे तरीके से, ताकि हमारा सेकेंड एस्पेक्ट भी निखर कर आ जाए कि हाँ हम प्रॉपरली काम कर पा रहे हैं। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट था। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मिस्टर जेड रिलेटेड टू होल्डिंग इन 9% बॉन्ड्स। ये बोल रहा है आगे। हाँ, ओपनिंग बैलेंस नॉमिनल वैल्यू 1,20,000, कॉस्ट रुपीज 1,18,000। First March purchase 200 unit X interest 98. First July 11 sold 500 units X interest out of original holding 100. First October 11 purchase 150 units at 98 come interest price. First December 11 sold इतना X interest 98 out of original holding. Original holding का मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, बोल रहा है ओपनिंग बैलेंस से बेचा। इंटरेस्ट डेट्स आर 30 सितंबर एंड 31 मार्च। हाँ, इंटरेस्ट डेट जो कंपनी प्रोवाइड करती है। मिस्टर जेड इज क्लोज बुक्स 31 दिसंबर। मिस्टर जेड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट कब बना क्लोज करते हैं? 31 दिसंबर को क्लोज करते हैं। इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 जनवरी से ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट करते हैं। सो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट वुड अपेयर इन द बुक्स ऑफ जेड। आपको जेड की बुक्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिखाना है। तो कल हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले हमने 1 जनवरी को इसका ओपनिंग बैलेंस ही नोट किया था। तो ये रहा इसका ओपनिंग बैलेंस। ये रहा आपके सामने। ये बच्चों ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये हमने लिख ही दिया था। फिर उसने क्या किया बताओ? 1 मार्च को परचेज किया। तो जब हमने 1 मार्च को परचेज किया तो हमने एंट्री क्या डाल दी? टू बैंक। तो पहले कैलकुलेशन किसकी की? इंटरेस्ट की। फिर कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस की कैलकुलेशन में हमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि ना तो कोई कोई ब्रोकरेज कमीशन वमीशन था और ना ही कम इंटरेस्ट प्राइस था। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद अगली डेट कौन सी आ गई थी? 31 मार्च। तो 31 मार्च को हमने हमारी ये होल्डिंग थी, इस पर वर्किंग नोट बनाकर इंटरेस्ट निकाला। फिर हम गए आपको सेल 1 जुलाई। फिर हमने सेल किया। जब हमने सेल किया तो बड़ा सेम वर्किंग की जो हमने परचेज के केस में की थी, खरीदा था। जब हमने इंटरेस्ट और कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट किया था तो बेचा तो हमने इंटरेस्ट और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया, उसमें फिर कोई इशू नहीं आया। नेक्स्ट, उसके बाद अगली डेट बोलो। प्रॉफिट और लॉस निकाल दिया। फिर अगली डेट बोलो। ध्यान रखना 30 सितंबर आ गई। तो यहाँ तक हम 1 जुलाई तक का काम यानी एक परचेज और एक सेल को अंजाम दे चुके थे। इसके बाद आगे जाने से पहले बताओ हमें किसके बारे में बात करनी पड़ेगी? इंटरेस्ट के बारे में, क्योंकि अगली डेट जो हमें दिखाई दे रही है वो सितंबर दिखाई दे रही है। चलो सारे बच्चे वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट। कैलकुलेशन कैलकुलेशन 30 सितंबर 2011। इंटरेस्ट इस पर निकलेगा बताओ? 1,00,000
40 बेटा 1,40,000 में क्या निकलेगा? 1,40,000 में से ये 50 तो 90,000 आपके पास होल्डिंग 90,000 इंटू 6 बाई पूरे 6 महीने का। ध्यान रखना जब कंपनी से मिलेगा तो सोचने की जरूरत है नहीं, कंपनी 6 महीने का पकड़ाती है। 4,50 आपका इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पर बताओ हम क्या लिख देंगे? 30 सितंबर डैश डैश 4,050। चलो मैं आगे एक काम और। अब बेटा पूरे क्वेश्चन को एक साथ देखोगे तो हो सकता है टेढ़ा लगे, लेकिन जब हम एक एक पॉइंट को देख रहे हैं तो पॉइंट्स में बहुत ज्यादा इश्यू हमें दिखाई दे नहीं रहे। चलो अगला पॉइंट सबका हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बताओ? 1 अक्टूबर 11 परचेज 150 कमेंटर। खरीदा, खरीदते समय पहली बार इंटरेस्ट की, दूसरी बार कॉस्ट प्राइस की। तो आ जाओ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑन 1 अक्टूबर 2011। जल्दी से बोलो ए किसकी? बेटा इंटरेस्ट तो आएगा ही नहीं। अगर लिख भी दिया तो डैश लगा देना। मैंने याद एक जगह कहा था इंटरेस्ट अगर लिख भी दिया तो नील लिख दो। हालांकि इंटरेस्ट को लिखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने कहा था अगर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ इंटरेस्ट के नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन या तो खरीदो या इंटरेस्ट की बात नहीं करोगे तो इंटरेस्ट तो आएगा नहीं। मतलब क्या निकालूं? कॉस्ट प्राइस, सीधा कॉस्ट प्राइस निकाल लो। अब ब्रोकरेज फी है नहीं, बताओ ये परचेजिंग कितना हो गया? परचेज प्राइस 150 इंटू 98 कितना है? 14,700। बताओ कोई ब्रोकरेज फी कमीशन है नहीं। ये कौन सा प्राइस है? एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट? कम इंटरेस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है बेटा 11,000, सॉरी 14,700। सॉरी कौन सा प्राइस है? अरे कौन सा प्राइस है ये? ध्यान रखना ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। ये तो बेवकूफ बना रहा है। कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? वो इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ है। तो इसमें इंटरेस्ट कितना जुड़ा हुआ है? 0। इंटरेस्ट है ही नहीं तो जुड़ कहां से जाएगा? आ गया? तो बेटा उसने इस एक्स इंटरेस्ट प्राइस को क्या बोल दिया? कम इंटरेस्ट प्राइस, ताकि बच्चा जबरदस्ती बताओ इसमें क्या ढूंढता फिरे? इंटरेस्ट ढूंढता फिरे। ये एक्चुअल में एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही है। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के नेक्स्ट डे जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसे कम बोल दो या कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप में एक्स है, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट एलिमेंट है ही नहीं। तो जब इंटरेस्ट है ही नहीं तो फिर उसको कम बोल के भी क्या फायदा आपको? इसमें से कुछ लेस करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये अपने आप में एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। चलो मैं आगे। तो यहाँ पर बताओ अब क्या कर दें? 1 अक्टूबर 11 टू बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू 15,000 और ये हमने परचेज किया 14,700 और इसकी बात होगी ही नहीं। क्या बात समझ में आ गई? मुझे ये बताओ, हाँ यहाँ तक सबका क्लियर है ना? एक एक वर्ड, फिर बेटा पीछे की तरफ नहीं आना। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों शायद कल एक्स इंटरेस्ट के बारे में या किसी ने बात भी की थी लास्ट क्लास में। जल्दी से बताओ यहाँ तक सबका क्लियर? ठीक है ना बेटा? वो कोई सेंस क्रिएट नहीं करता कि एक्स यहाँ कम वाला पॉइंट। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। इसके बाद बताओ नेक्स्ट क्या है? 1 नवंबर सेल किया हमने, तो सेल पर भी और एक्स इंटरेस्ट प्राइस आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग। तो बेटा फिर वही है, सेल पर क्या करना है आपको पता है? वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट। तो यहां पर आ जाएगा ए इंटरेस्ट। जब हमने सेल किए 300, यानी इंटरेस्ट लूंगा मैं 30,000 पर। 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इस पर मैं लूंगा कितने महीने का? 1 महीने का। 2 to
ये 225 आपका इंटरेस्ट आ गया। बी सेल्स प्राइस, तो ये आ गया आपका सेल वैल्यू। हमने बेचा था इसे 300 इंटू 99 में, 29700, 29700। तो ये आपका आ गया, ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, कुछ और है नहीं, यही हो गया जो भी है। ये नेट सेलिंग प्राइस है आपका, तो यहाँ आके लिख दो 1 नवंबर 11 बाय बैंक अकाउंट। तो ये आपका 30,000 तो यहाँ आ जाएगा, 29700 यहाँ आ जाएगा, और 225 ये आ गया। नेक्स्ट, इसके बाद तो ये तो सेल तो डन हो गया, लेकिन अभी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो अब अगला पॉइंट है, हम फाइंड आउट करते हैं इसे लॉट को बेचने पर हमारा फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल। वर्किंग नोट नंबर 9, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल। तो ये क्या आ गया, सेल्स प्राइस कितना था, 29,700 लेस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वही है, आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग ओपनिंग से बेचा तो 1,18,000 डिवाइडेड बाय 1200 बॉन्ड्स इंटू 300 बॉन्ड, ठीक है ना, कितना 29,500। तो ये आ गया आपको प्रॉफिट ही आ रहा है, प्रॉफिट ऑन, ये बेटा 200 का प्रॉफिट भी आ गया, 200 का प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम फर्स्ट टू पी अंडर डैश डैश 200, ये कॉस्ट वाले कॉलम में हम ये प्रॉफिट भी रिकॉग्नाइज कर डालेंगे। तो ये प्रॉफिट हमने रिकॉग्नाइज कर दिया है, आया दिमाग में, तो ये हमारा एक काम और हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद बोलो बेटा अगला पॉइंट। बेटा 31, अब तो क्लोज ही करना है, आगे अब तो कुछ है ही नहीं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं, यहाँ तक सबका क्लियर। अब लिखना बंद कर देना, सामने देखते हो। एक बार और मैं क्लोजिंग एक्टिविटी में करके दिखा देता हूँ आपको, तो बेटा एक बार मैं फिर क्लोज करके दिखा देता हूँ। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों यहाँ तक क्लियर, कि अब खाली केवल और केवल सर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट, हाँ बेटा वो भी देख लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग इंटरेस्ट, यहाँ दोबारा मत पूछना, इससे आगे की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना, यहाँ तक किसी को अभी पूछना हो तो पूछ लो, केवल मैं क्या बता रहा हूँ अब आपको, क्लोज करना। तो यहाँ किसी को नहीं पूछना, हम आगे चल रहे हैं। तो लिखना किसी को नहीं जब तक मैं नहीं बोलूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या क्लोज करूंगा, इंटरेस्ट। भाई एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना, कभी आप इसको बंद कर दो कभी उसको बंद कर दो, तो ठीक है वहां चिल्लाने से हासिल क्या होता है यार, अरे तो फौज में थोड़ी भेजना है। चलो बड़ा, अब कॉन्सेंट्रेट मैं मुझे ही करना पड़ रहा है, मैं ही डिस्टर्ब।
अरे चीखने चिल्लाने ज़्यादा समझ में आता है क्या? है? तो आप चिल्लाते क्यों नहीं हो? जैसे नींद आया ना बीच में चिल्लाया करो यस सर। नहीं तो हम बेटा अगर मैं वही बोलने वाला था, अगर हम बीच में डर जाए ना तो भी टेंशन नहीं, आपको जोश आते रहना चाहिए बस। ऐसे थोड़ी, ऐसे चींटी भी नहीं मरे, ये मेरे को मारने की बात कर रही है। तो आप ऐसा बोलोगे तो टीचर ही मर जाएगा, झंझट ही खत्म। चलो तो ये ऑनलाइन क्लासेस मेरे को तो बेकार लगती है। तो कई बार आदमी को इमोशन कंट्रोल करने पड़ जाते हैं। बेटा मैं तो मन की बात सुन लेता हूँ। अच्छा इससे पहले भी याद है आपने एक बार बहुत धीरे बोला था कुछ? मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ ये पता नहीं इशू है ये मेरे साथ, या तो ये कह लो कि अवेयरनेस, ये कह लो। बेटा मेरे फैमिली मेम्बर्स दूसरे रूम में बात कर रहे होते हैं, मैं इधर बैठा हूँ, टीवी चल रहा है और मैं लैपटॉप में कुछ काम कर रहा हूँ, वो इधर आते हैं, वो बोलता हो गया उनको। अच्छा ये चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आती, ये उनको भी समझ में नहीं आती। टीवी चल रहा है, लैपटॉप ये सामने काम कर रहा है, हम लोग उस रूम में सोफे पे बात कर रहे हैं, और इसको तो आपने 2-3 बार ट्राई कर लिया तो ना। और ये जो अभी आपने कहा ना, ये इस पर क्या है, अगर ऑफ ये ऑफ होती ना क्लासेस, तो मेरे दिमाग में एक खतरनाक थॉट आया था और मैं इंस्टेंटली बोल भी देता। नहीं तभी तो फिर मैं रुक गया। नहीं वो बेटा जो नहीं होता चीज एक साथ आए तो फिर वो अप्रिशिएट होती है, अदरवाइज ऐसे नहीं तो इतनी देर बाद कोई चीज आ रही तो अप्रिशिएशन नहीं होता। पहली चीज आपको ये नहीं पता इसने क्या बोला, फिर दूसरा उस पर मेरा रिएक्शन इंस्टेंट आता, तो फिर एक वो, तो फिर वो ब्लास्ट होता। ठीक है चलो बेटा वो ऑनलाइन बोलने वाली बात है नहीं, किसको म्यूट कर दो? अरे नहीं ऐसे नहीं। चलो चलो हाँ मुद्दे पर आते हैं वास्तव में, कि कभी कभी तो ऑनलाइन वाले सोचते होंगे, कभी कभी तो तुम्हारे दिल में ख्याल आता ही होगा कि चलता क्या रहता है बीच बीच में। आता है ये ऑनलाइन वाले सोचते हैं चल क्या रहा है, ये मास्टर पागल हो गया, बच्चे पागल हो गए, चल क्या रहा है। अच्छा बच्चों की नहीं आती और इनकी तो सर आप बता दिया करो। सर बोल दिया करो बेटा, नहीं मैं रिकॉर्ड करवा दूँ और तुम बाद में मेरी बत्ती लगवा दो, फिर देखो ये मास्टर क्लास में कैसी कैसी बातें बोलता है। आ गया होगा कोई चूहा। हाँ बेटा हरिओम, तू मुझे लगता है पिछले जन्म में बिल्ली था तो तेरे को चूहे चूहे दिखाई देते हैं, ठीक है बोल दिया करो जरा सब समझ। देखो हरिओम को चूहे दिखाई दे रहे। हाँ हाँ तो नालायक कुछ और भी देख लेता। चलो मुद्दे पर आते हैं नेक्स्ट। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, पता ही नहीं किसके बारे में, सोचना पड़ेगा दोबारा। अकाउंट क्लोज करने के बारे में। हम अकाउंट, यार इस क्लास में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने लगा, मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। ऊपर वाली क्लास में जाता हूँ पढ़ा कर आ जाता हूँ, इस क्लास में मैं भी भावनाओं में बह जाता हूँ। नेक्स्ट, बाकी मैं इतनी आसानी से बहता हूँ नहीं। कैमरा घुमा दो सर। नहीं बेटा अभी मैंने घुमा दिया और ये फिर वापस कुछ खराब हो गया, मेरे गले पड़ जाएगा। एक बार एक टीचर ने घुमा दिया था और फिर जब उसने अपनी तरफ घुमाया तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। वो आगे बता रहा था बोले बच्चे के कहने से मैंने घुमा दिया तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, और फिर पूरी टीम लग गई स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। चलो चलो अब वापस मुद्दे पर आते हैं, ना सवाल अटक जाएगा बेटा। ये बताओ हमें क्लोज करना है, मैंने कहा था कॉपी पेन रख दो, एक बार सामने देखो, हम क्लोज करते हैं और फिर डिस्कशन करेंगे कि भैया क्या चल रहा है। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले बताओ हम लोग कौन सा क्लोज करेंगे भाई। एक
प्रैक्टिस तो बनानी पड़ेगी ना, ताकि चीज़ें ग्रिप में बनी रहें। कभी ये बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना। आप पहले इंटरेस्ट का कॉलम, मैंने कहा था हमेशा 2-3 लाइन 4 लाइन मार्जिन ड्रॉप करके, ताकि यहाँ में जो लिखना हो इस स्पेस में कुछ लिखना हो तो आसानी से लिख सके। बेटा इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है? 11,700। ये गया तो बताओ कहाँ चला जाएगा? 31 दिसंबर 2011 टू P&L डैश डैश डिफरेंट है 10,950। बोलो समझ में आ गया? मुझे नहीं लगता आपको इंटरेस्ट अकाउंट को बंद करने में कोई इशू है। चलो आगे। मुझे थोड़ा सा किस पर को था ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। किसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा? ये वाले कॉस्ट वाले कॉलम को। यहां तक क्लियर? मैं आगे चलूं? लिख लिया? सॉरी क्या बेटा, ये गलत है ये। अभी तेरे को अभी काटा पिटी करवाता हूँ, लिख तू। अरे यहां तक क्लियर है बेटा? जल्दी से बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों। मैं फिर दूसरे अकाउंट पर जाता हूँ। पहला अकाउंट सबका क्लियर? अब बेटा मैं दूसरे अकाउंट पर आ रहा हूँ। दूसरे अकाउंट पर कॉन्सेंट्रेट करो। वेरी गुड। जैसे ऑफलाइन बैठे हैं वैसे ही ऑनलाइन बैठे। अच्छा, एक बैच का सिंपल वैसा ही होता है, चाहे ऑनलाइन ले लो या ऑफलाइन ले लो। अगर ऑफलाइन इंटेलिजेंट है तो ऑनलाइन भी इंटेलिजेंट ही मिलेगा, और ऑफलाइन डैश डैश है तो ऑनलाइन भी डैश डैश डैश। मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, तो इतना समय लगा पकड़ने में। हाँ बेटा, ये चीज इंस्टेंट आनी चाहिए ना। आपस में बोल चुके थे बेटा, तो तुरंत यहाँ तक मैं कुछ पूछ रहा हूँ, यहाँ बात आनी चाहिए, यहाँ तक नहीं। बेटा मैंने कहा सही है क्या? मैंने कहा समझ में आ गया तो मैं दूसरे अकाउंट पर जाऊं? आपने मैंने यहाँ तक क्लियर है तो आपने कहा हाँ क्लियर है। मैंने कहा दूसरे अकाउंट पर जाऊं, मैंने ऑनलाइन वालों से पूछा मैं दूसरे अकाउंट पर जाऊं, ये अकाउंट क्लियर है? आपने कहा हाँ। तो आप बताते ना सर इस अकाउंट में गलती है, ठीक है ना? अब बेटा मैं मन ही मन सर मन मन बातें तो सुन लेते हो आप इसकी, हमारी तो सुनते ही नहीं। तुम नालायक हो, तुम हो ही नहीं इस लायक कि तुम्हारी बातें सुनी जाए। बोलो बात समझ में आई? बेटा अभी यह गड़बड़ चल रही है, गड़बड़। अब तुरंत बताया करो। मैंने रोक कर इसीलिए रखा था, मैंने इसीलिए कहा था मैं दूसरे अकाउंट पर जाऊं। बेटा यहाँ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? मेरा अकाउंट बताओ, मैंने इंटरेस्ट कब तक का ले लिया? और मार्च, मार्च और सितंबर तक का किससे ले चुका? किस पर? होल्डिंग पर। ध्यान रखना, इस सितंबर के बाद कंपनी मुझे कब देगी? अब अगले मार्च में देगी। नेक्स्ट मार्च में देगी या नहीं देगी? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज कर रहा हूँ। अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज कर रहा हूँ तो आपको नहीं लगता एक्रूड इंटरेस्ट बन गया? इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड इन कैश बिकॉज ऑफ कंपनीज पॉलिसी। क्योंकि कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि वो तो बोल रही है भाई साहब तुम बीच में अकाउंट बंद करते हो, खरीदते बेचते हो, मुझे कोई लेना देना है नहीं। मैं तो मार्च और सितंबर में इंटरेस्ट पे करूंगी। बोलो आ गया समझ में? तो मुझे ईयर एंड में बताओ क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ेगी। बेटा इनकम और एक्सपेंस के रिगार्डिंग बताओ क्या होती है? एडजस्टमेंट एंट्री होती है या नहीं होती है? ये आप एक्सपेंस की आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की करते हो और इनकम की एक्रूड और अनर्ड की करते ही हो। तो यहाँ पर आपकी अक्रूड इनकम है। अगर इनकम मिल गई तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। इनकम कमा ली लेकिन मिली नहीं तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। इनकम तो रिकॉग्नाइज होगी। तो आपको नहीं लगता यहां पर मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट बताओ क्या निकालना पड़ेगा? एक्रूड लिखना नहीं है अभी किसी को भी, पहले समझ लो फिर बाद में लिख लेना। आगे हालांकि इसमें वर्किंग नोट भी नहीं बनाती बुक कभी भी एक्रूड इंटरेस्ट का। ये लोग वर्किंग नोट भी नहीं बनाते। कहाँ निकाल देते हैं ये लोग? यही निकाल देते हैं एक्रूड इंटरेस्ट का। तो मैं भी नहीं बना रहा फालतू में क्यों हम लोग। मुझे ये बताओ यहाँ पर एंट्री क्या बनी? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट बनी या नहीं बनी? तो इंटरेस्ट अकाउंट में क्या एंट्री होगी ये बताओ? 31 दिसंबर 2011 बाय अक्रूड इंटरेस्ट। क्लियर हुआ? किस पर? होल्डिंग। ध्यान है ना होल्डिंग पर। तो होल्डिंग कितनी है? 70,000। सही है ना?
तो ये 75,000 इंटू 9% इंटू 3 महीने का डैश डैश बोलो 16088। पॉइंट्स में काम नहीं करूंगा, मैं पहले बता चुका, जब तक क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा। 1688 बोलो, आ गया समझ में? ये बेटा, और ध्यान रखना ये मैंने एंट्री क्या की, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1688। बताओ अगली एंट्री क्या हो जाएगी, बोलो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L। अरे इनकम P&L में तो पूरी बुक हो गई। ये इनकम जो एक्रूड इंटरेस्ट है ये बैलेंस शीट में कैश में नहीं मिली, तो बताओ मैं क्या करूंगा, इसे कैरी फॉरवर्ड करूंगा, कैरी फॉरवर्ड करूंगा। बोलो बात समझ में आ रही है? आपको आता है ना कॉन्सेप्ट? भाई साहब इस इनकम की वजह से बैलेंस शीट में मेरा या तो कैश बैलेंस बढ़ाना चाहिए था, और कैश बैलेंस नहीं बढ़ा तो एक्रूड इंटरेस्ट खड़ा कर दिया, वो कुछ समय बाद कैश में बदल जाएगा। चलो मैं आगे, मुझे बताओ ये इंटरेस्ट, इसके बाद कंपनी इंटरेस्ट कब देगी? 31 मार्च को देगी या नहीं देगी? 31 मार्च को कितने महीने का देगी? 6 महीने का देगी। लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में कितने ईयर का जाएगा? 3 महीने का जाएगा, जनवरी फरवरी और मार्च का। आ रहा है समझ में? तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा इस इंटरेस्ट को? अरे कैरी फॉरवर्ड, अगले साल जब इंटरेस्ट अकाउंट बनाऊंगा तो कैरी फॉरवर्ड करूंगा या नहीं करूंगा? टू बैलेंस बीडी, या फिर टू अक्रूड इंटरेस्ट, कुछ भी लिख दो। ये बैलेंस शीट में जस्ट लाइक एसेट आएगा, और नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। बोलो कितना? 16। और यहाँ कंपनी बताओ मार्च में कितने महीने का इंटरेस्ट देगी? 6 महीने का। तो बताओ कैंसिल होकर, अरे 3 महीने का बुक हो गया। फिर मुझे कंपनी बताओ कब देगी? सितंबर में 6 महीने का इंटरेस्ट देगी। आ रहा समझ में? फिर मैं लास्ट में ईयर एंड में बताओ क्या करूंगा? अक्रूड इंटरेस्ट 3 महीने का बुक करूंगा। अरे कुछ आ रहा है दिमाग में? तो बताओ टू P&L, बोलो। अरे 12 महीने, 3 6 और 3 12 महीने का इंटरेस्ट। P&L में कितने महीने का इंटरेस्ट जाएगा? 12 महीने का ही तो जाएगा। क्या ये ड्रामा पिछले साल हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? ये ड्रामा तो पिछले साल भी हुआ होगा। पिछली साल बताओ मैंने क्या किया होगा एक्रूड इंटरेस्ट के नाम पर? 3 महीने का इंटरेस्ट एंट्री की होगी, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट P&L में गया होगा, और एक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट में आके कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा। कितने पर? 1,20,000। बोलो कितने रुपए? 2700 रुपए। तो ये बेटा 2700 रुपए ये आ गए, ये 2700 रुपए आ गए, 2700। मुझे बताओ ये 3 महीने का इंटरेस्ट मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, ये बताओ 31 मार्च को कितने का मिला? 6 महीने का। तो ये कितने का बुक हुआ? फिर ये सितंबर में 6 महीने का, ये 3 महीने का, तो ये 12 महीने का बुक हो गया। अब ये कहाँ जाएगा? ये 31 दिसंबर 2011 टू P&L। अब कितना जाएगा बताओ? डैश डैश। अब टोटल भी बताओ, और मुझे ये भी बताओ कितना जाएगा टोटल, बताओ। 133 13388 13388। बैलेंसिंग फिगर बताओ। 9938। ये इनकम रिकॉग्नाइज की जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब जब हम इसके इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन करेंगे तो कितने तरह के क्वेश्चन होंगे? 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक बेटा जिसमें क्या हुआ, बेटा इन सबके टोटल में से ये टोटल माइनस होगा, बचा तभी तो आएगा डिफरेंस। मुझे ये बताओ, इसका मतलब 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक जिसमें कंपनी का इंटरेस्ट डेट और मेरा फाइनेंशियल ईयर दोनों कॉमन होगा, यानी मेरी ओपनिंग क्लोजिंग डेट और कंपनी की इंटरेस्ट डेट सेम होंगी। जैसे मैंने क्या किया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर है, और कंपनी कब दे रही है? सितंबर और मार्च में दे रही है इंटरेस्ट। आ गया? तो यानी मेरा ओपनिंग क्लोजिंग और कंपनी का इंटरेस्ट मैच हो रहा है। तो बताओ यहाँ पर बाई बैंक हो जाएगा 6 महीने का, यहाँ बाई बैंक हो जाएगा 6 महीने का, तो एक्रूड का कोई झंझट आएगा नहीं। बोलो आ गया? पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ भी कुछ नहीं लिखा था और एक्रूड इंटरेस्ट भी नहीं बनाया था। और दूसरा क्वेश्चन कैसा हो सकता है? जिसमें कंपनी के डेट्स अलग हो और मेरे डेट्स अलग हो। 1 जनवरी 11, 1 जनवरी 11
31 दिसंबर 11 और कंपनी बोल रही है मार्च में और सितंबर में दे रही है, सितंबर में वो इंटरेस्ट दे रही है, ये इंटरेस्ट डेट्स हो गई। तो बेटा यहाँ पर भी एक्रूड इंटरेस्ट होगा, अगर यहाँ एक्रूड इंटरेस्ट है तो कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, तो ऐसे ही पिछले साल भी एक्रूड इंटरेस्ट रहा होगा तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा। बोलो आ गया समझ में? तो हमें ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी। बेटा जल्दी से बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट, ये वाला फंडा क्लियर है सब? ये वाला फंडा जल्दी से बोलो। क्लोजिंग बुक डिफरेंस है, क्लोजिंग बुक डिफरेंस, अच्छा अच्छा पूछा करो। चलो जल्दी से एक काम खत्म करो, जल्दी से एक काम खत्म। ये इंटरेस्ट की बात, इनके लिए वर्किंग नोट्स की जरूरत नहीं है, वैसे बनाना चाहो तो बना देना, बुक्स नहीं बनाती तो मैंने इग्नोर कर दिया। एक्रूड इंटरेस्ट के लिए बुक्स यहीं कैलकुलेशन कर डालती। चलो आगे, एक काम हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरे काम में बताओ क्या करना है बेटा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है, सॉरी इन्वेस्टमेंट का कॉलम। तो साथ में करो मेरे बच्चे, आगे मत भागना, बस सारे बच्चे मेरे साथ में लिखो, आगे मत जाना ज़्यादा। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड को, क्योंकि असेट अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, तो डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में कितना हो गया 55, चलो 1,55,000, 1,55,000 155। यहाँ पर बेटा एक लाइन मार्जिन छोड़ के लिखना, 31 दिसंबर 11 बाय बैलेंस CD। बताओ कितना आ गया ये? 155 में से ये गया 75,000, तो ये एक काम कंप्लीट। अब इधर आ जाओ, इसका टोटल बताओ। 153,333, 153,333। बताओ क्या यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकाल दूँ? बोलो नहीं, समझ में आ गया? चलो वैसे बैलेंसिंग फिगर बताना कितना आ रहा है? 73,633, ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। हालांकि मैं इसे लिखूंगा नहीं, मैंने आपको बता दिया था मुझे क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। चलो हम लोग ये कंपैरिजन करते हैं। वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट जो आपको बनाना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट नंबर सबसे पहले बताओ क्या निकाले हम? कॉस्ट, कॉस्ट निकालेंगे किसकी? आपके पास कितने बॉन्ड्स हैं? 750 बॉन्ड है भाई, 75,000 के बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब 750 बॉन्ड्स हैं। तो मुझे ये बताओ 750 बॉन्ड की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था क्या कर लेना, यूनिट्स, यूनिट्स या बॉन्ड लिख देना, जो भी आप लिखना चाहो, रुपीज। तो जल्दी से बोलो ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितने का था? 1200 बॉन्ड्स का था, तो कितने बचे? 400 बॉन्ड्स ही तो बचे उससे, क्योंकि आपने 200 और 200 करके, सॉरी 500 और 300, 800 बॉन्ड बेच दिए, तो ये 400 बॉन्ड बचे। तो 1,18,000 डिवाइडेड बाई 1200 बॉन्ड्स इंटू 400 बॉन्ड्स, 39,333। बेटा वो ध्यान रखना, अगर दो वैल्यू अपर है तो ये फिर लोअर ले लेना, ठीक है, मैंने हो जाएगा। फिर बताओ हमने क्या किया था परचेज,
उसको तो फिर आपने एज इट इज ले लिया। बोलो कितना? 200 का परचेज किया था, कितने में? 19,600। फिर आपने कुछ और परचेज किया बॉन्ड्स, और वो किया था आपने 14,700। तो ये कितने बॉन्ड्स हो गए? 750 बॉन्ड्स हो गए। 73633 ये आ गया। यही आपने मुझे कॉस्ट बताई थी, और कॉस्ट तो हमेशा आएगी भी वही जो आप लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया। लेकिन बताओ मैं किससे कंपेयर करूं इसे? मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस 31 दिसंबर 2011 को मार्केट प्राइस कितना है? क्यों 100 कैसे होगा बेटा? हाँ गिवन नहीं है, वो एक अलग है। आप 100 कैसे बोल सकते हो? कौन सा 100 बोल रहे हो आप? इसमें तो दे ही नहीं रखा प्राइस। अच्छा इसलिए 100 हो? अरे बेटा ऐसा थोड़ी होता है। आ गया अजम्पशन 100 थोड़ी होगी भाई साहब। प्राइस, अरे मार्केट प्राइस आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो क्या बेटा? सुबह बात ही चल रही है, मार्केट प्राइस मैं निकाल सकता हूँ क्या? मैं कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। समझ में आ गया? तो मार्केट प्राइस तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, मैं कैसे मान लूंगा वो? तो ये मार्केट प्राइस मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब बताओ ये किस पर वैल्यू होगा? कॉस्ट पर ही वैल्यू होगा। सर वर्किंग नोट बनेगा? 101% बनेगा बेटा वर्किंग नोट, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ क्या अवेलेबल होता है बेटा? प्रैक्टिकली मार्केट प्राइस अवेलेबल होता है, तो अवेलेबल होता तो यहाँ कंपैरिजन भी हो जाता। ये मार्केट प्राइस होता तो कंपैरिजन हो जाता। बोलो बात समझ में आ गया? तो यानी ये प्रैक्टिकली देखें तो वर्किंग नोट तो हमेशा बनेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्या नहीं है, मार्केट प्राइस नहीं है, तो आपको एक कन्वीनियंस है कि आप आधा दूर काम करके छोड़ दो। लेकिन अगर है तो प्रॉपर कंपैरिजन करके दिखा दो। मैं आगे कहानी, चलो मैं आगे। तो ये काम खत्म। अब नहीं होगा तो 100 वो कुछ मानना नहीं, कभी भी अजम्पशन मार्केट प्राइस को लेकर लेनी नहीं है आप लोग। हटा दो इनसे, सबका क्लियर? चलो ये क्वेश्चन इसके साथ क्या हो गया कंप्लीट, और आपका क्या बन गया ये होमवर्क। एक बार ट्राई करके आओगे, ताकि और नहीं किया तो मैंने कहा ना आगे जाके फंसने वाले हो आप लोग भैया, क्योंकि मुझे आगे तक की चीज़ें पता है, आपको केवल आज तक की चीज़ पता है। तो बेटा इसीलिए फ्यूचर के लिए काम आपको करना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बताओ क्वेश्चन क्लियर, तो फिर मैं आगे की आप लोगों से चर्चा करना स्टार्ट करूँ। हाँ बेटा मेरी तरफ से क्या कंप्लीट हो गया है? बेटा मैंने दो बताई थी आपको, फिक्स इनकम और वेरिएबल इनकम। तो बताओ क्या कंप्लीट हो गई? फिक्स इनकम। फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी में यही काम होगा। एक बात, क्योंकि यहाँ पर किसके बारे में नहीं आई, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ कम इंटरेस्ट इन्होंने कहीं डाला ही नहीं है क्वेश्चन में। तो मैं दो बातें आपको यहाँ समझा देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। वो कहीं भी आपको आरटीपी एमटीपी किसी क्वेश्चन में मिल जाए तो वो मैनेजेबल है, वो सिंपल सी बात है। बेटा मैंने कहा था वैल्यूएशन किस पर होगा? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। जो भी लोअर होगा उस पर आपका वैल्यूएशन होगा। तो यहाँ बताओ दोनों ही क्वेश्चन में बताओ क्या था जो हमने दोनों क्वेश्चन किए, उसमें कॉस्ट तो था ही था, ठीक है। मान लो इस क्वेश्चन में आपने मुझे क्या कहा, इसका कॉस्ट कितना आया था? 73633 आ गया। मान लो मैंने काम किया होता जैसे अभी आपने काम किया, कॉस्ट इक्वल टू 73633, मान लो ये आ गया होता, और बी बताओ क्या दे रखा होता? मार्केट प्राइस, और मान लो वो कितना आ गया था? 70,000 आ गया। अगर वो मान लो 80,000 आ गया तो, या मोर देन 73,000 आ गया तो, अरे तो कोई इशू ही नहीं है, तो कॉस्ट का भी वैल्यू होगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर वो बाई चांस आपका 70, बताओ आप सी क्या लिखते? वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, ठीक है ना? 70,000, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? यही तो लिखते हैं आप। तो यहाँ कितना लिखते हैं? 70,000 लिखते हैं। समझ में आ गया? 70,000 लिखते तो ये अकाउंट बताओ कितने का डिफरेंस दिखाता? 3,633 का। तो बताओ मैं उसे यहाँ क्या लिखता? मैंने इसीलिए बार बार कहा था आपसे एक लाइन छोड़कर इसका बैलेंस लिखना। बताओ मैं यहाँ क्या लिखता? 31 दिसंबर 11, बोलो बाय, बताओ क्या? एक्सपेक्टेड लॉस 3633, बोलो आ गया समझ में? एक्सपेक्टेड लॉस,
क्योंकि हम बताओ हैं क्या, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, हम कंजर्वेटिव हैं। और हमें क्या दिखाई दिया, हमने इसे खरीदा कितने में था, 73,000 में। बताओ आज हमें क्या लग रहा है मार्केट में बिकेगा कितने का, 70,000। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन हमें तो आज तो ये दिखाई दे रहा था। बताओ हमने एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लिया। बोलो बात समझ में आ गई। अगर कभी आप ये कंपैरिजन करो और ये किस पर आ जाए, कॉस्ट पर आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है। आप हमेशा एक दो लाइन मार्जिन छोड़कर इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना, ताकि अगर ये आप लेस देन कॉस्ट वैल्यू करो तो बाय P&L लिखकर डिफरेंस को आप इसमें ट्रांसफर कर दो, P&L में ट्रांसफर कर दो एक्सपेक्टेड लॉस के नाम से। और एक्सपेक्टेड लॉस नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक पॉइंट समझ में आया? चलो मैं आगे, ये एक छोटी सी बात थी। दूसरी बात सर कम इंटरेस्ट तो कहीं आया ही नहीं, सब जगह पर एक्स इंटरेस्ट। बेटा कम इंटरेस्ट आ जाता तो क्या फर्क पड़ता। मान लो पहला ट्रांजैक्शन था, पहला ट्रांजैक्शन बताओ कितना था, 200 का। पहला ट्रांजैक्शन देखो, 200 यूनिट्स, एक्स इंटरेस्ट प्राइस 98, यही था। ये मान लो 200 यूनिट्स कौन सा है, कम इंटरेस्ट 98 होता तो क्या होता, तो बताओ। वर्किंग नोट में 1 बनाता, पहले क्या निकालता, इंटरेस्ट। आप सबने इंटरेस्ट निकाला हुआ है, मुझे बता दो कितना था। आप लोगों ने 200 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 9%, कितना निकाला हुआ है, 5 महीने का, डिवाइडेड बाई 12, 750 आपने निकाला हुआ है। बोलो आ गया समझ में। बी पोर्शन बताओ क्या, कॉस्ट प्राइस। तो मैं क्या लिखता, परचेज प्राइस 200 इंटू 98, कितना हो गया, 19,600। बताओ क्या करता, लेस इंटरेस्ट। बोलो कितना, 750। और ये जो प्राइस आता है इसे क्या बोलता है, एक्स इंटरेस्ट या फिर कॉस्ट प्राइस। बोलो बात समझ में आ गई। कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का झंझट क्या है, ये बताओ। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। मुझे अगर आपसे डिवेंचर खरीदने हैं, यानी फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी खरीदनी, तो बताओ पहले किसकी बात करनी पड़ेगी, अरे इंटरेस्ट की तो करनी पड़ेगी। आपने 3 महीने तक होल्ड किया, तो बताओ मुझसे क्या मांगोगे आप 3 महीने का, तभी तो क्या कहलाती है, फिक्स इनकम। क्योंकि इनकम तो इसमें मिलेगी मिलेगी, अगर आपने होल्ड कर लिया तो इनकम तो मिलेगी आपको। तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, ये बताओ मुझे कि आपको अगर मुझे मान लो एक डिवेंचर है आपके पास, 12% डिवेंचर किसी कंपनी का, एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। बोलो आ गया समझ में। ये डिवेंचर है, इसका मार्केट वैल्यू है 150 रुपये। और मान लो मैंने आपसे 3 महीने बाद खरीदा, और इसका इंटरेस्ट कितना बनता है, मान लो 3 महीने का फॉर एग्जाम्पल। हाँ बोलो कितने रुपए बन गया, 3 रुपये। इसका इंटरेस्ट कितना बन गया 3 महीने का, 3 रुपये बन गया। अगर 3 रुपये इंटरेस्ट बन रहा, 3 महीने तक आपने होल्ड किया, उसके बाद मैंने यहां पर आपसे बताओ, मैंने आपको क्या दिया, 3 का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और दिया। और फिर बताओ कॉस्ट प्राइस 150 रुपये, यानी टोटल कितना दिया मैंने आपको, अरे 153 दिया। तो पता मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 112% डिवेंचर्स, डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100। बोलो परचेज, बोलो एक्स इंटरेस्ट प्राइस, बोलो 1, ये लिखूंगा। क्लियर है, 150 में खरीदा, इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और बताओ अगर मैंने लिखा ये परचेज कम इंटरेस्ट प्राइस, 150 इसमें इंटरेस्ट गया क्या दिमाग में, यानी पर डिवेंचर कितने का पड़ा, 153 का एक डिवेंचर। अगर मैंने 100 खरीदे होंगे तो बताओ, अगर एक्स इंटरेस्ट खरीदे होंगे तो 150 से मल्टीप्लाई किया होगा। अगर मैंने कम इंटरेस्ट खरीदा होगा तो 100 को 153 से मल्टीप्लाई। ये मैंने एक की सिचुएशन बता दी यार, सिंपल सी बात है। आपको क्या चाहिए, एक डिवेंचर पर 153 रुपये चाहिए ना, मैंने एक इंटरेस्ट का चेक बना कर दिया और एक कॉस्ट का चेक, 2 चेक बना कर दिए। बताओ इंटरेस्ट का चेक अलग और कॉस्ट का चेक अलग, 2 मैंने सेपरेट सेपरेट चेक बना के दे दिया आपको।
तो बताओ वो प्राइस क्या कहलाएगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस कहलाएगा। बोलो आ गया समझ में। 3 रुपए का मैंने ये लो इंटरेस्ट का चेक 3 रुपए का, अब बताओ कितने में बेचोगे। आपने कहा साहब 150 में मार्केट प्राइस चल रहा है, अब ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने 150 में वो ले लिया, तो बताओ ये क्या कहलाएगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस कहलाएगा। मैंने कहा यार तेरे को चाहिए कितने, आपने कहा 3 रुपए इंटरेस्ट के, मुझे 150 रुपए उसके। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं ना, एक ही चेक बना देता हूँ 150। आपने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, कैलकुलेशन तो अलग अलग हुई है ना। आपने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा करो 153 करो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे तो एक पैसा चाहिए, एक से दो या दो से दो। तो बताओ मैंने क्या दे दिया आपको, लमसम पेमेंट कर दिया 153 का, ये लो भाई। तो बताओ अगर मैंने 153 क्या कर दिया आपको, कम इंटरेस्ट दे दिया, यानी इसको एक चेक बना के दे दिया, तो आपको नहीं लग रहा इसमें दोनों प्राइस ही आ गए। तो बेटा ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो ये जो परचेज प्राइस है ना 153, ये परचेज प्राइस है नहीं बेसिकली, इसमें बिना मतलब का इंटरेस्ट फैक्टर पड़ा हुआ है। तो बताओ मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट हटाऊंगा और 150 अलग करूंगा, यानी कम इंटरेस्ट में मुझे दो एलिमेंट अलग अलग करने पड़ेंगे, एक इंटरेस्ट और एक कॉस्ट। क्या गई क्या बात दिमाग में, ये दो चीज आपको बिल्कुल सेपरेट सेपरेट दिखानी पड़ेगी। इसी को क्या बोलते हैं हम, कम इंटरेस्ट। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। आ गई बात समझ में। अगर कम इंटरेस्ट भी आ जाएगा तो बताओ क्या करोगे आप, इंटरेस्ट ही तो माइनस करना है। ये बात नंबर 2 थी। क्या बात समझ में आ गई। एक्स इंटरेस्ट का मतलब दो चेक, आप तो दिमाग में रख लो ना, दो चेक दिए अलग अलग। कम इंटरेस्ट का मतलब दोनों चीजों का एक ही चेक दे दिया, तो मुझे कम इंटरेस्ट को दो पोर्शन में डिवाइड करना होगा, इंटरेस्ट एलिमेंट और कॉस्ट एलिमेंट, इसलिए मुझे हटाना पड़ता है इसमें से। और ये मैंने आपको बता दिया, ये अगर इंटरेस्ट 3 रुपए है तो मुझे कॉस्ट प्राइस निकालते समय इस परचेज प्राइस से 153 से ये हटाना पड़ेगा, तब जाके ये अलग और ये अलग, यानी 153 के मैं दो एलिमेंट अलग अलग रिकॉर्ड कर पाऊंगा। बेटा क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्वेश्चन के आने वाली पॉसिबिलिटी आपको दिखा रहा हूं। अब क्वेश्चन किसका नहीं है आपके पास, कम इंटरेस्ट का। एक जगह था तो वो बेमानी था, लेकिन कम इंटरेस्ट में कौन सी बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन में बताओ बार बार क्या ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो मैंने वो भी सिचुएशन बता दी। बेटा ये बात नंबर 2 समझ में आई क्या, ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो। चले आगे। अब बेटा बात नंबर 3 लास्ट एंड फाइनल। वो क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब आ गया, मान लो ब्रोकरेज कमीशन है। ब्रोकरेज कमीशन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था, तो फिर से वो किस प्राइस पर लगेगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर या कम इंटरेस्ट प्राइस पर, बताओ। ना ना ना, क्वेश्चन बोल देगा तो बात अलग है, क्वेश्चन ने उस क्वेश्चन में तो बोला था एक्स इंटरेस्ट प्राइस, और नहीं तो बेटा डीलिंग प्राइस पर। हमेशा ब्रोकरेज किस पर लगता है, डीलिंग प्राइस पर। डील प्राइस क्या होता है, कम इंटरेस्ट। डील का प्राइस मतलब जिसमें डील हुई है। भाई मैंने कहा दो दो चेक बनाकर दूंगा, तो बताओ डील किस पर हुई है। अरे अगर 150 मैंने बेटा क्या दिए, सारे बच्चे सुनो ध्यान से, तीसरी एंड लास्ट एंड फाइनल बात है ये। मैंने 3 रुपए अलग दिए और 150 रुपए अलग दिए, तो बताओ डील प्राइस क्या है। अरे एक्स इंटरेस्ट, ध्यान है ना, ये तो मजबूरी है। अरे ये तो मजबूरी है, देना पड़ रहा है। डील किस प्राइस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर। मैंने कहा ले भाई 3 रुपए, अब बता कितने का बेचेगा। तो आपने क्या कहा, 150 का बेचूंगा। बोलो आ गया। किसके थ्रू बेचा मैंने, ब्रोकर के थ्रू बेचा। क्लियर हो गया। अब बताओ मेरे इन्वेस्टमेंट की डील कितने पर हो रही है। ब्रोकर खड़ा है, परचेजर और सेलर खड़ा है सामने, और कौन खड़ा है, ब्रोकर। ब्रोकर के थ्रू हम दोनों मिले हैं, तो ब्रोकर खड़ा है। ब्रोकर क्या देख रहा है, बताओ इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी लगी। अरे 150 लगी। डील कितने में हुआ, इंटरेस्ट तो अलग बात है, वो इंटरेस्ट का डील कराने लाया था या इन्वेस्टमेंट का डील कराने लाया था। अब मुझे समझ में आया, मजबूरी है, सब फिक्स इनकम में देना पड़ेगा। तो बताओ मैंने सबसे पहले कैलकुलेशन क्या किया, इंटरेस्ट 3 रुपए कैलकुलेट किया, फिर बताओ मैंने क्या निकाला, कॉस्ट प्राइस। मान लो मैंने 10% क्या दिया, ब्रोकरेज दिया, तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा,
परचेज प्राइस बताओ कितना, कौन सा प्राइस है, एक्स इंटरेस्ट, बोलो आगे बात समझ में, प्लस 10% ब्रोकरेज, बोलो कितना हो गया 15 रुपए, तो ये बताओ क्या हो गया 160, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, बोलो बात समझ में आ रही है। बेटा मैंने डील कितने में किया, कौन सा प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस, बोलो आ गया समझ में। कौन खड़ा है, ब्रोकर, मैंने कहा साहब तेरे को मैं लमसम पेमेंट कर रहा हूँ, एक ही पेमेंट कर रहा हूँ 153 का, समझ में आ गया। आप बोलो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, दे दे मुझे 150। अब बताओ मैंने क्या किया, 3 रुपए आ गया। अब बताओ क्या निकालूंगा, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तो बताओ वन परचेज प्राइस 153, बोलो प्लस, ध्यान रखना पहले ब्रोकरेज होगा, ब्रोकरेज के बाद क्या आएगा, रियल परचेजिंग प्राइस, 10% ब्रोकरेज, बोलो कितना 15.3, बोलो समझ में आ गया, कितना हो गया ये 168.3। अब क्या करूंगा, इंटरेस्ट लेस करूंगा 3 रुपए, अब आएगा ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस। पहले इंटरेस्ट लेस मत कर देना, ध्यान रखना ब्रोकर हमेशा किस प्राइस पर वो डीलिंग है, वो बोलता है भाई साहब मैं नहीं जानता ये एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने तो इतना देखा है कि आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा, अगर बेटा मैंने 2 चेक बना कर दिए तो उसको साफ दिख रहा है एक फालतू का पेमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का पेमेंट नहीं हो रहा है, 150 हो रहा है, लेकिन जब मैं एक ही चेक बना कर दे रहा हूं तो वो क्या बोल रहा है, भाई साहब डील इस पर ही हो रहा है, आप बोलो नहीं उसमें तो इंटरेस्ट है, बोले तेरी ऐसी की तैसी, चुपचाप रहे, मुझे तो इस पर कमीशन दे, तू कमीशन बचाने के चक्कर में बेवकूफ बना रहा है, समझ में आ रहा है। वो नहीं समझता एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट क्या होता है, अरे ये एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट कौन करवाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 करवा रहा है। बोला अगर आपने एक ही चेक बना कर दिया तो उसमें क्या शामिल है, बोलो, अरे तो नालायक देख तो ले, मतलब मैं यहाँ लगातार बोले जा रहा हूँ फालतू की चीजें जो आपके उसमें है भी नहीं, तो भी उसका फोकस मुझे छोड़ के वो गेट खोला है, अब वो आया होगा अब तक 1 2 3 4 10 कदम तुरंत खड़ा हो गया, वो तो बेटा आएगा तो तेरे को बता ही देगा, इधर कॉन्सेंट्रेट करना, उधर कॉन्सेंट्रेट कर रहा, अर्जुन बनो नालायक को दुर्योधन बने बैठे। नेक्स्ट, यहाँ पर बात समझ में आई, तो ये बताओ वो नहीं जानता, वो तो बोलता भाई साहब जिस प्राइस पर डील हुआ, तो आपको क्वेश्चन कहेगा कि परचेज किया आपने एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर, तो बताओ ब्रोकरेज फी कमीशन, परचेज किया आपने कम इंटरेस्ट प्राइस पर, तो ब्रोकरेज फी कमीशन कम इंटरेस्ट पर लगेगी, और उसके बाद जो प्राइस आएगा उससे माइनस होगा। क्या मेरी बात समझ में आई, ये तीसरी बात थी, 3 मैंने एक्स्ट्रा बातें की जो आपके पास या नोटिस नहीं है। तो पहली बात क्या की, ठीक है ना, अगर मार्केट प्राइस कम हो तो फिर डिफरेंस पीएनएल में जाएगा। दूसरी बात क्या की, अब कम इंटरेस्ट क्या होता है समझ में आ गया। तीसरी बात, अगर ब्रोकरेज फी होगा तो डीलिंग प्राइस पर होगा, डील किस पर किया जा सकता है, कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट दोनों। तो ये इसके साथ किसकी चर्चा खत्म हो गई, फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी की चर्चा खत्म। अब हम वेरिएबल की करें। ऑनलाइन वाले बच्चों यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बोलो बेटा, इससे आगे की बात हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, करके लेकर आओ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।